नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की 10 बजे के इस बुलेटिन में, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले के दौरे पर रहे और उन्होंने इस दौरान करीब 342 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने घोटुल और देवगुड़ी के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की ताकि आदिवासी संस्कृति और उनकी धरोहर को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने हाट बाजार योजना के तहत 8 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही जैव विविधता पंजी का विमोचन किया। छेरछेरा त्योहार के दिन कांकेर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धान से तोला गया। इसके बाद परंपरागत तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ छेरछेरा मांगने भी निकले। उन्हें जनता से 1,24,000 की राशि मिली, जिसे उन्होंने कोमलदेव हॉस्पिटल को दान किया। मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ घुल मिलकर बातें की, साथ ही ढोलक की थाप पर थिरकते भी नजर आए। उनके साथ मंत्री कवासी लखमा ने भी नृत्य किया। कांकेर के गोविंदपुर हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में एक सभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। विधानसभा कांकेर में उप तहसील सरोनल तहसील बनाए के घोषणा करा था। कांकेर के अलबेला पारा चौक में शहीद गुंडाधुर के प्रतिमा की स्थापना की घोषणा। कांकेर जिला में 83 करोड़ के लागत से 220 केवी के उप केंद्र खोले की भी घोषणा। और कांकेर शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और चौड़ीकरण पर भी लगभग 24 करोड़ रुपए का लागत आई, ओकरो भी घोषणा करा था। कांकेर भानु प्रतापपुर संबलपुर मार्ग में 4 नग पुलिया निर्माण 13 करोड़ के ओकरो स्वीकृति। खनिज जिला न्यास निधि से कांकेर जिला अस्पताल में OPD, ICU, इमरजेंसी वार्ड के लिए पृथक विंग निर्माण करना है। और दुर्ग जिला के पाटन में आयोजित तहसील स्तरीय गुरु घासीदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम ने सभी को गुरु घासीदास जयंती और छेरछेरा पर्व की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनता से पूछा कि मैं छेरछेरा के मौके पर कांकेर में 1,24,000 रुपए छेरछेरा मांगकर इकट्ठा किए और इसे अस्पताल के लिए दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु घासीदास जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे हैं। इस साल गुरु घासीदास जयंती के मौके पर नया रायपुर में 10 एकड़ में गुरु घासीदास संग्रहालय स्थापना की घोषणा की थी। यशस्वी कलाकार देवदास बंजारे के नाम से पंथी नृत्य पुरस्कार आरंभ किया गया। पाटन ब्लॉक में 1,91 लाख रुपए की लागत से अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सतनाम भवन का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने भवन में डोम शेड की घोषणा भी की। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा समेत कई लोग उपस्थित थे। मैं कांकेर में मांगे 1,24,000 रुपए इकट्ठा कर हॉस्पिटल में दे रहे गरीब मंत्री के राजमोहन मांगे दे रहे अरुण बरन कुदू करन जब तभी करन। और धान खरीदी की आखिरी तारीख को अभी 3 दिन बाकी हैं और इससे पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने लक्ष्य से ज्यादा यानी कि 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी कर ली है। प्रदेश के 24,45,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचा है और उन्हें 14 करोड़ से ज्यादा राशि का भुगतान किया जा चुका है। इधर भाजपा ने इस पर सवाल उठाते हुए धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की है, जिससे एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान के बीच प्रदेश सरकार ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। धान खरीदी का लक्ष्य 90 लाख मीट्रिक टन है और धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी तक लक्ष्य से ज्यादा धान की खरीदी हो गई है। प्रदेश में पहली बार समर्थन मूल्य पर 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। प्रदेश के 20,45,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचा और उन्हें 14 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही अब तक 42 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। तो रकबा भी बढ़ा है, किसान भी बढ़े हैं। तो छत्तीसगढ़ में कृषि है वो लाभ का धंधा हो गया है और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि इस योजना को भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए, देश में खुशहाली आएगी। छत्तीसगढ़ सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को बधाई भी देना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए कि देश की सरकार के सारे व्यवधानों के बावजूद छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। 90 लाख मीट्रिक टन का वो आज हम उसको अचीव किए और अब 3 दिन का जो समय बचा है उसमें लगता है कि और आगे हम जाएंगे।
भुगतान लगभग 14,000 करोड़ का हो चुका है और उठाव अभी 42 लाख मीट्रिक टन का हो चुका है। इधर भाजपा ने कहा कि किसानों से एक एक दाना चावल खरीदने का अपना वादा निभाते हुए सरकार धान खरीदी की तारीख बढ़ाए। भाजपा ने कहा कि जिन किसानों का रकबा काटा उनका भी धान सरकार को खरीदना चाहिए, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि समय से पहले धान खरीदी का लक्ष्य पूरा करने के बाद अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने धान किसान के मुद्दे पर भाजपा पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया है। 36 में 25 जो हमने घोषणा है पूरा कर दिया और मंत्री जी बोले कि जो अध्यक्ष हैं घोषणा समिति के कि 13 हमने पूरा किया और मैं बोल रहा हूं कि घोषणा पत्र समिति को आप एक हाथ में रख लीजिए, अगल बगल बैठा करके एक एक में चर्चा हो जाए। 1 लाख एकड़ से ऊपर लोगों का रकबा घटा है और काफी रकबे का धान अभी तक के बिका नहीं है, इसलिए मेरा मांग है धान खरीदी की अवधि में 15 दिन की वृद्धि की जाए। 2 साल पूरे नहीं हुए जिस सरकार के, उसने इतना सब प्रबंधन कर दिया है तो हम अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करें। तो ये एक पहल उन लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। धर्मलाल जी कौशिक जो है जो कह रहे हैं उस पर सच्चाई कितनी है तो देख ले। पहले हमने कितने वादे पूरे किए, कितने वादे नहीं पूरे किए, जनता बता रही है, पब्लिक बता रही है हमने क्या किया। जब पब्लिक खुश है तो धर्मलाल जी कौशिक का कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। धान खरीदी शुरू होने से लेकर अब तक बारदाने की कमी और चावल उठाव की अनुमति से लेकर कई तरह के गतिरोध के बावजूद प्रदेश सरकार ने धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। अब उसकी कोशिश सेंट्रल पुल में चावल लेने का कोटा बढ़ाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इधर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजाति समुदाय के भत्ते की राशि जारी कर रहे थे। इसमें सहरिया, बेगा और भारिया जातियों को आहार भत्ते की राशि का अंतरण किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज ने पूरे राज्य के जनजाति समुदाय के लिए अलग अलग भत्ते की राशि जारी की है। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव और संगठन चलाने के लिए आजीवन सहयोग निधि को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्षों की बैठक आज भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्षों ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए उनको कहा गया है। साथ ही आजीवन सहयोग निधि में बीते साल कम राशि जमा होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने नाराजगी जाहिर की। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर आजीवन सहयोग निधि के समर्पण दिवस हम उसको कहते हैं, तो हर कार्यकर्ता समर्पण करते हुए संगठन चलाने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। तो उस दिशा में आज हमारी बैठक थी और उस बैठक में हमारी योजना इसको लेकर के बनी है। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व पर मंथन कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि यूथ कांग्रेस के जरिए सत्ता में वापसी की जाए। इसके लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के हर उस हीरो के चरित्र से परिचय करवाया जा रहा है। इसलिए आज हमने एक शिविर रखा है जिसमें खुद सचिन राव जी दिल्ली से आ रहे हैं और वो नेहरू जी और नेतृत्व के बारे में सारे हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष लोग आए हैं और जितने भी अपने प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं उन सबको संबोधित करेंगे और विचारधारा से रूबरू करवाएंगे। आज हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव है, पहला जो चरण है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का है, दूसरे चरण में ये हमने सेशन रखा है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए देश की करीब आधी आबादी से सहयोग पाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कहना है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय का। वो आज एक दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश के 5 लाख गांव के करीब 14 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है। बाढ़ से बचाव की रक्षा अभी की जाएगी। यद्यपि अयोध्या में कभी भूकंप नहीं आया, तो भी अगर कभी आ गया तो उसको रोकने के लिए नींव की डिजाइन उसी ढंग की आज से बनाई जा रही है। जो ट्रस्ट है उससे हमने जानकारी मांगी भाई कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने किसको अधिकृत किया, क्योंकि अनधिकृत व्यक्ति चंदा नहीं ले सकता। तो आपने किसको अधिकृत किया है, तो यह जनता को भी पता हो जाए, सरकार को भी पता हो जाए। तो जो गलत करेंगे उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी।
और प्रदेश के गुना में प्रदेश की सबसे ऊंची 110 फीट की भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। दरअसल गुना की गोल पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर के पास एक और दूसरी पहाड़ी पर राम टेकरी मंदिर का निर्माण चल रहा है, जहां राम भक्त हनुमान के आराध्य देव राम जी 110 फीट ऊंची प्रतिमा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। रामनवमी से पहले यहां भगवान राम विराजमान हो जाएंगे। इसके साथ ही गुना को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए गुना के हनुमान टेकरी मंदिर और राम टेकरी मंदिर को रोपवे से जोड़ा जाएगा। कि ये वही गुना का ये नहीं है कि कौन सी टेकरी के नाम से जाना जाएगा। हम चाहते हैं कि टेकरी और राम टेकरी दोनों एक ऐसा विकसित किया जाए जो पर्यटन को भी बढ़ावा दे और धार्मिक आस्था का केंद्र भी बने। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई पहले इसका होगा पहले उसकी, ये कोई श्रेय की लड़ाई नहीं है, ये तो धार्मिक आस्था की और टूरिज्म की बात है। तो हनुमान टेकरी के पास बन रही राम की ये प्रतिमा जो स्थापित होगी वहां प्रदेश में सबसे बड़ी प्रतिमा कहलाएगी, जबकि 110 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का लक्ष्य है। ओडिशा के ब्रिजराज नगर में उत्कल और जोधपुर एक्सप्रेसवे का ठहराव बंद किए जाने के विरोध में यात्री संघर्ष मोर्चा ने गुरुवार को हड़ताल और रेल रोको आंदोलन किया, जिस वजह से मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर कई ट्रेनें प्रभावित रही। रेल रोको आंदोलन की वजह से हावड़ा की ओर जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस को जिले के जामगांव स्टेशन के पास घंटे भर के ज़्यादा समय तक वहां रोका गया। इससे पहले LTT एक्सप्रेस भी प्रभावित हुई। इधर हावड़ा से मुंबई की ओर जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस को ओडिशा में झारसुगुडा के पहले रोक दिया गया। उत्कल बस स्टॉपेज को मांग करके, और जितना टाइम चलेगा मूवमेंट थोड़ा हैम्पर होगी। अभी कितना टाइम चलेगा क्या होगा उसका कोई सटीक टाइमिंग्स मिली नहीं है, ऐसे तो स्ट्राइक शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। आज भारत उन देशों में शामिल है जो कोरोना से अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाने में सफल रहे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल पीएम मोदी ने झांकियों का अवलोकन किया। मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों के एनसीसी कैडेट्स को पीएम मोदी ने सम्मानित भी किया। कोरोना काल में लाखों एनसीसी के कैडेट्स के कार्यों की पीएम ने सराहना की। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के 2 दिन बाद गुरुवार को पुलिस सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन में नजर आ रही है। सिंधु पर दिल्ली पुलिस ने भारी तादाद में अपने जवान तैनात किए। यही हाल गाजीपुर का भी है। यहाँ यूपी के पुलिस फोर्स भी मौजूद है। यूपी सरकार के हर जगह आंदोलन खत्म करने के आदेश के बाद गाजीपुर प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर से हटने के लिए कहा है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक पार्टियां शुक्रवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 80 कारतूस बरामद किए गए। आरोपियों से की गई पूछताछ में यह पता चला है कि अवैध हथियारों के साथ जिंदा कारतूसों की आवश्यकता होने के कारण दतिया और हरदा जिलों के तस्करों से संपर्क करते थे। और इधर जांजगीर चांपा की नगर पंचायत खरोद को तहसील का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ रही है। नगर पंचायत की सामान्य बैठक में संकल्प पारित होने के बाद स्थानीय लोगों ने खरोद को तहसील का दर्जा देने की मांग की है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास मैन से मुलाकात की। इसको लेकर उन्होंने उचित पहल करने की बात कही है। और रायगढ़ जिले में कृषि विभाग ने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और सिंचाई सुविधाओं से उनके विस्तार के नाम पर पिछले 7 सालों में 125 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए गए। जिले का सिंचित क्षेत्र 7 सालों में तकरीबन दोगुना हो चुका है। कृषि विभाग का दावा है कि जिले में 33,000 हेक्टेयर तक सिंचाई सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। बावजूद फसलों के उत्पादन में महज
3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टर की वृद्धि दर्ज हुई है। जानकारों का कहना है कि योजनाओं के सही क्रियान्वयन नहीं होने के साथ ही गैर जरूरी क्षेत्रों में स्टॉप डैम, नहर और चेक डैम बनाने की वजह से सिर्फ पैसों की बर्बादी हुई है। देखिए, जैसे आंकड़े बता रहे हैं, पिछले 5 साल में 125 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये तो पूरा भ्रष्टाचार है। अगर किसान के रकबे को बढ़ाने के लिए चेक डैम, नाले, बांध बनाए गए हैं कृषि विभाग के द्वारा, तो डबल हो जाना चाहिए था सारा रकबा। अंबिकापुर में एक ऑटो चालक की ईमानदारी की हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल उसने ऑटो में एक यात्री के छूटे बैग को उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। बैग में मंगलसूत्र, अंगूठी, सोने चांदी के गहने और मोबाइल पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने भी ऑटो चालक का सम्मान किया। दरअसल मामला 27 जनवरी का है, जब एक यात्री के छूटे सामान को ऑटो चालक ने पुलिस को सौंप दिया, जिसमें करीब 1 लाख का सामान था। रेलवे स्टेशन से सर 3 सवारी बैठे थे, उन लोग को मैं जिला अस्पताल लेके आया तो उनको कुछ सामान गिर गया था। क्या क्या सामान था? उसमें सोना चांदी था, मोबाइल था। फिर क्या किया आप? सर फिर सुबह मैं गाड़ी साफ कर रहा था ना, जब दिखा मुझे तो उसको लेके फिर मैं थाना लेके आ गया। ऑटो चालक ने यात्रियों को रेलवे स्टेशन से बिठाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके छोड़े थे। वहीं यात्रियों द्वारा उसमें पर्स में रखे सोने का चैन, चांदी का सामान था, मोबाइल था, वो लोग छोड़ दिए वहाँ पे। सामने ऑटो चालक व्यक्ति ने सीधे थाना पहुँचे और थाना को सूचित किए। ऑटो वाले को फूल माला, गुलदस्ता भेंट कर उसको सम्मानित किया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से साल भर से ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, लेकिन परीक्षा ऑफलाइन मोड में होने जा रही है। परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टाइम टेबल भी जारी कर चुकी है। ऑफलाइन परीक्षा को लेकर छात्र और उनके पेरेंट्स काफी चिंतित हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के बीच सकुशल परीक्षा का आयोजन करना स्कूल संचालकों के लिए एक बड़ी चुनौती, लिहाजा उन्होंने स्कूल खोलने की मांग प्रशासन से की। वहीं शिक्षाविदों का कहना है कि ये साल चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन हुई है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑनलाइन क्लासेस में महज 10% बच्चे ही शामिल हुए हैं। डिफ़िकल्टीज़ पूरे साल भर हमने नॉर्मल क्लासेस अटेंड नहीं की और नॉर्मल एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए, सब कुछ ऑनलाइन किया है, तो एकदम से फ़िज़िकल क्लासेस और फिज़िकल टेस्ट देने में दिक्कत तो जाएगी। पेपर का कोई आइडिया नहीं है, कोई रिवीजन हुआ नहीं है। भी प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वो कंप्लीट करके जैसे ही स्कूल खुलेगा, मतलब बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं पता कैसा पहाड़ टूट पड़ा है उनके ऊपर कि हमें कॉपियां भी सबमिट करनी है, हमें प्रोजेक्ट्स भी जमा करने हैं, ऊपर से फिर ऑफलाइन अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसके लिए बिल्कुल अभी उतने प्रिपेयर नहीं हैं बच्चे। भले ये प्री बोर्ड है, लेकिन बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं। आप ऑफलाइन परीक्षाएं लेते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं, तो जब पढ़ाई ही नहीं किया है तो क्या फ़ायदा उसका। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है बच्चों के लिए कि ज्ञानार्जन तो कुछ हुआ नहीं है पिछले साल, और आप उसका आकलन करने जाओगे तो शायद मुश्किल होगा। हमारी सरकार से मांग ये है कि अभी तक पूरे साल भर बच्चों ने प्रैक्टिकल लैब की शक्ल नहीं देखी है। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम हुए तो वो क्या करेंगे, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत प्रभाव से सारे स्कूल खोले जाएं, निजी भी और सरकारी भी। रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय उन छात्रों के लिए परीक्षाएं कंडक्ट करवाने जा रहा है जो कोरोना की वजह से ऑनलाइन परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाए थे। इन परीक्षाओं में उन छात्रों को भी शामिल किया जाएगा जो ऑनलाइन एग्जाम में आए थे और अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं थे। ऐसे छात्रों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। विशेष परीक्षा के लिए 7 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। जो विशेष परीक्षा है उसे कराने के पीछे बहुत सारी भावनाएं हैं। इसमें ऐसे छात्र जो खुद कोविड-19 के शिकार रहे हों या दूसरे प्रांतों से परीक्षा देने में असमर्थ रहे हों, तो वो छात्र विशेष परीक्षा बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे छात्र भी पीछे पात्र हैं जो एग्ज़ाम फ्रॉम होम में परीक्षा दिए हैं और आए हुए उनके परिणाम से असंतुष्ट हों। और इधर नवापारा कुर्रा के सुमित ग्रेन्स प्रोसेसिंग राइस मिल पर आज खाद्य विभाग ने दबिश दी है। दरअसल उसना राइस मिलर द्वारा करीब वर्ष 2019-20 में एग्रीमेंट के अनुरूप धान का उठान न करने की शिकायत विभाग को मिली थी। मौके से विभाग ने 786 क्विंटल धान और 965 क्विंटल चावल जब्त किया है। खाद्य विभाग को ये जानकारी भी मिली है कि राइस मिलर ने
धान की आवक और चावल की प्रोसेसिंग से संबंधित स्टॉक की जानकारी नहीं रखी है। कलेक्टर ने कि इस आदेश पर राइस मिल के मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। और प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर गुरुवार की शाम यूनिफाइड कमांड की बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। रायपुर के सर्किट हाउस में हुई बैठक में राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी डीएम अवस्थी समेत लोक निर्माण, सामान्य प्रशासन, ऊर्जा विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही प्रदेश में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के आईजी और एडीजी स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई और दूसरी बैठक मेरे कार्यकाल की। सेंट्रल और स्टेट के फोर्स में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है और सभी लोग मिल के जॉइंट ऑपरेशन भी कर रहे हैं। और जो हमारी नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, नक्सली निश्चित रूप से बैकफुट में आए हैं और आने वाले समय में हम लोग उसे घेरने में भी सफल होंगे और नक्सलवाद समाप्ति के ओर तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।